तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभय सिंह आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का बजट जो कि एक राज्य का बजट होता है। बजट का मतलब एक राज्य के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। उत्तर प्रदेश भी प्रतिवर्ष अपना बजट पेश करता है। इस बार 2024-25 के लिए जो बजट पेश किया गया है वह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किया गया है और यह 5 फरवरी 2024 को पेश किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि बजट का आकार कितना है। तो लगातार 5 वर्ष पिछले वर्षों से बजट का आकार बढ़ता ही जा रहा है। इस बार बजट जो है सबसे बड़ा अब तक का उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है वह है 7,36,437 करोड़ रुपए का यह बजट है। बजट में कुल 24,863 करोड़ रुपए जो है नई योजनाओं को दी गई हैं। इतना पैसा हर बार की तरह इस बार भी यह बजट युवा, महिला, गरीब और किसानों के लिए समर्पित है। अब हम बात करते हैं कि बजट में प्राप्तियां कितनी हैं, यानी राजस्व जो प्राप्त हो रहा है, रेवेन्यू जो प्राप्त हो रहा है वह कहां कहां से प्राप्त होता है। तो रेवेन्यू जो प्राप्त हो रहा है उसका अनुमान लगाया गया है कि 7,21,333 करोड़ रुपए अनुमान लगाया गया है कि राजस्व की प्राप्तियां हो रही हैं, जिसमें राजस्व की प्राप्तियां 6,06,802 करोड़ रुपए हैं। वहीं पूंजीगत प्राप्तियां 1,14,531 करोड़ रुपए हैं। राजस्व प्राप्तियों के बाद पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियों में भी अलग अलग तरह की प्राप्तियां होती हैं, जिसमें एक कर राजस्व होता है, गैर कर राजस्व होता है। तो कर राजस्व जो प्राप्त हो रहा है वह 2 तरीके से प्राप्त हो रहा है। एक तो राज्य का कर होता है, दूसरा केंद्र से जो कर का हिस्सा मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जीएसटी, स्टेट जीएसटी में राज्य का जो हिस्सा है वह राज्य अपने पास रखता है, पर सेंटर का जो जीएसटी होता है और इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है वह राज्यों के बीच में सेंटर वितरित करता है। तो राज्य ने अपना खुद का जो राजस्व इकट्ठा किया कर से, टैक्स से, वह है 2,70,086 करोड़ रुपए। वहीं केंद्र से जो उसको हिस्सा मिला जीएसटी और अन्य टैक्सों को मिला करके वह है 2,18,816 करोड़ रुपए। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है राजस्व से वह है 4,88,902 करोड़ रुपए। अब हम बात करते हैं कि व्यय जो हो रहा है 7,36,437 करोड़ रुपए, वह व्यय किस तरीके से हो रहा है। तो राजस्व में व्यय हो रहा है 5,32,655 करोड़ रुपए। वहीं पूंजीगत लेखे में व्यय हो रहा है, पूंजीगत व्यय हो रहा है वह 2,03,782 करोड़ रुपए। यह माना जा सकता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश बहुत कम मात्रा में पूंजीगत व्यय, अपने बजट का बहुत कम हिस्सा ही पूंजीगत व्यय में कर रहा है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात जो है प्रारंभिक बजट में राजस्व बजट कितना है। राजस्व का जो बचत हो रहा है वह 74,147 करोड़ रुपए हो रहा है। 2024-25 के लिए राजकोषीय जो घाटा बन रहा है, यह सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि 2024-25 का जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसमें राजकोषीय घाटा कितना है। तो यह माना गया कि यह राजकोषीय घाटा है 86,530 करोड़ रुपए, जो कि स्टेट का जो जीडीपी है उसका 3.46% है। यह एक मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्टेट के जीडीपी का 3.46% जो क्या है वह है राजकोषीय घाटा। यहाँ पे अलग अलग धन आवंटित किए गए हैं अलग अलग विभागों के। तो इसमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा जो है शिक्षा पर व्यय किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 76,035 करोड़ रुपए। उसके बाद ऊर्जा पर है। हमें डेटा को याद नहीं रखना है, हमें बस यह ध्यान रखना है कि किस एरिया में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा खर्च किया। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में 76,000 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा खर्च किया गया है। उसके बाद है ऊर्जा, पुलिस में भी खर्च किया है सरकार ने, पुलिस पर सबसे ज्यादा खर्च किया सरकार ने 39,516 करोड़ रुपए।
स्वास्थ्य पर 27,000, नगर विकास, ग्राम विकास, नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 25,000 करोड़ रुपए। ग्रामीण जलापूर्ति जिसमें जलधन मिशन, जिसमें हर घर जल का जो मिशन शुरू किया गया है, 2019 से शुरू किया गया था, हर घर जल, उसको पूर्ति के लिए 25,710 करोड़ रुपए। पंचायती राज के लिए 21,197 करोड़ रुपए। और इस तरह से हम बात कर लेते हैं कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उसके लिए धन कैसे आवंटित किया गया है और कितना आवंटित किया गया है। सबसे ज्यादा धन आवंटित किया गया है किसके लिए? सर्व शिक्षा अभियान के लिए। सर्व शिक्षा अभियान जो है 21,310 करोड़ रुपए। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सोशल वेलफेयर के लिए, विधवा और वृद्धावस्था ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, ओल्ड लोगों के पेंशन की स्कीम के लिए 12,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए, जिसकी अभी बात हो रही थी कि हर गांव में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की जो योजना है वह जल जीवन मिशन के थ्रू ही पूरी हो रही है। तो 22,000 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित की गई है और यह लगभग दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है यह योजना है जिस पर खर्च किया जा रहा है पैसा। मनरेगा पर 5,060 करोड़ रुपए ही खर्च हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सबसे ज्यादा जो किसी स्कीम पर पैसा खर्च हो रहा है वह है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 36,095 करोड़ रुपए। पीएम ग्राम सड़क योजना और इस तरह से पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन में भी 7,575 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन लोगों को सरकार ने क्या क्या दिया है। किसान के लिए बात कर लेते हैं तो सबसे पहले डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा लाभ हुआ है। किसानों के लिए और क्या हुआ है? वर्ष 2023-24 से के अक्टूबर माह तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है 2023-24 तक सरकार ने यह बताया है कि 2023-24 के अक्टूबर माह तक किसान क्रेडिट कार्ड जो है 37 लाख बांट दिए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 में लगभग 10 लाख बीमित कृषक को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2,62,00,000 किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। जैसा कि पता ही है कि 2020 से 2019 में घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जाएगी सभी कृषकों को 500 रुपए महीने या हर चौथे माह 2,000 रुपए, हर चौथे माह 2,000 रुपए और इस तरह से प्रतिवर्ष 6,000 रुपए जो है किसानों को किसान सम्मान निधि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं उनको अब तक कितने पैसे दिए गए हैं जिसका डेटा यहाँ दिया गया। दिसंबर 2023 तक 63,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार सीधे उनके खाते में भेज चुकी है। यह केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र की स्कीम है, केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, केंद्र की ही स्कीम है। इस वजह से केंद्र सरकार ही इसमें पैसा देती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत लघु और सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपए सुनिश्चित करने मासिक पेंशन देने जा रही है यह उत्तर प्रदेश की सरकार। अब हम बात करते हैं कि महिला और बाल विकास पर क्या किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2024-25 के बजट में। तो निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत 500 रुपए जो दिए जा रहे थे अब तक, अब उसे बढ़ा करके 1,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ठीक है। दूसरा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला उत्तर प्रदेश की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जिस तरह से एमपी की एक योजना है लाडली बहना योजना, उसी तरीके से कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें 6 श्रेणियों में 15,000 रुपए बालिकाओं को दिया जाता है। रोजगार की बात कर लेते हैं तो एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना
उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो पहल थी, एक जनपद एक उत्पाद, जिसे अब अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। उसमें वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 13,597 लाभार्थियों को लगभग 1,92,193 रोजगार सृजित किए गए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद, कौशल उन्नयन एवं टूल किट योजनाएं, सभी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 2023-24 में 28,068 लाख मानव श्रम दिवस सृजन किया गया, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2024-25 में ये 23 करोड़ मानव दिवस श्रम दिवस सृजन करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया हुआ है। अब हम बात करते हैं श्रमिक कल्याण पे। श्रमिक कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो ई श्रम पोर्टल, एक पोर्टल बनाया सरकार ने, ई श्रम पोर्टल। एक योजना सरकार ने, एक नई योजना का शुभारंभ किया है श्रमिकों के लिए कल्याण के लिए, वह है निर्माण कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना। अब हम आगे चलते हैं। वित्तीय समावेशन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पे। कुछ डेटा दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश जो है 9 करोड़ खातों को खोला है और यह पहले नंबर पे है देश में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 5,54,00,000 नामांकन दर्ज किए हैं, जिसमें भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे बना हुआ है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1.9 लाख करोड़ का नामांकन हुआ है और यह उत्तर प्रदेश जो है देश में कितने स्थान पे? द्वितीय स्थान पर। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1,90,00,000 नामांकन दर्ज हुए हैं। अब औद्योगिक विकास की बात कर लेते हैं। तो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति की है, जो दिखता भी है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क, रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल के परिवहन में सुविधा उपलब्ध होगी और प्रदेश से निर्यात बढ़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता, जो कि लीड्स 2023 की जो रैंकिंग जारी की गई उसमें उत्तर प्रदेश अचीवर की श्रेणी में बना हुआ है। पहले भी था अचीवर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, अभी भी बना हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने काफी प्रयास किया। राज्य सरकार के प्रयासों से मात्र मृत्यु दर वर्ष 2014 में 285 जो थी वह कम होकर के 2022 में 167 हो गई है, यानी लगभग 120 के करीब कम हुआ है। प्रदेश के 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। MBBS की सीटें बढ़ाई गई हैं, इसका जिक्र किया गया उत्तर प्रदेश के बजट में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख विभागों की प्रमुख योजनाएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2024-25 में 322 करोड़ रुपए का बजट की व्यवस्था की गई है इसमें। अब आ जाते हैं 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने पर तथा जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अवस्थापना और औद्योगिक क्षेत्र में क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया गया है। बुंदेलखंड के जो क्षेत्र है उसमें एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अनुरूप जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की जो योजना है, जैसे कि नोएडा भी एक स्कीम के तहत बनाया गया था, ग्रेटर नोएडा भी उसी तरह से बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया है बीडा।
बुंदेलखंड औद्योगिक विकास। गंगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का जो काम चल रहा है, वह इस परियोजना के लिए 2075 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है, जो कि वर्तमान वर्ष में जो पैसा प्रस्तावित किया गया था उसे 2 गुना पैसा रखा गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने हेतु लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपको पता है, आगरा से लखनऊ तक के लिए एक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने बनवाया, निर्माण कार्य करवाया था। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से चल करके गाजीपुर और मऊ तक जाता है, लखनऊ में जो लिंक लखनऊ आगरा से लखनऊ तक, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ से पूर्वांचल तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो लखनऊ में इन दोनों को लिंक करने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जो 500 करोड़ रुपए उसके लिए प्रस्तावित किया गया सरकार द्वारा। इस तरीके से आगरा से लेकर पूर्वांचल तक एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा उत्तर प्रदेश। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई हैं। सिंचाई और जल संसाधन विभाग द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। अब हम आ जाते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय में। तो डेटा दिया सरकार ने कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में हवाई यात्रा करने वालों की जो संख्या है वह 19.2% बढ़ गई है। एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, म्योरपुर, सोनभद्र में, सरसावा, सहारनपुर एयरपोर्ट का विकास कार्य गतिमान है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का विकास कराया जा रहा है। आगे चलते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने क्या किया है। तो वर्ष 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर तक जनपद मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पे 21.34 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है, ऐसा बताया गया है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना, इसमें ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों पर बिजली कनेक्शन देने की सुविधा की गई है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र को भी इसमें सोलर पार्क, बुंदेलखंड क्षेत्र में सोलर पार्क वगैरह लगाने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 लाई गई है, इसमें अगले 5 वर्ष में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा से। प्रदेश में वर्तमान में 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं कार्यरत हैं। प्रदेश में अब तक 238 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजना स्थापित की गई है। मात्र 238 मेगावाट। आवास एवं शहरी नियोजन की बात कर लेते हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए का बजट की व्यवस्था की गई है। आगरा मेट्रो परियोजना पर भी पैसा दिया गया, कानपुर मेट्रो परियोजना पर भी पैसा दिया गया है। नगर विकास की बात कर लेते हैं तो अमृत 2.0 अमृत जो योजनाएं हैं वह नगर के विकास के लिए है। इसमें 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जैसा कि हमें पता है कि वर्ष 2024 लास्ट और 2025 के शुरुआत में महाकुंभ का आयोजन इलाहाबाद प्रयागराज में होगा, जिसके लिए कुल 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया इसके लिए। स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ रुपए, कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 400 करोड़ रुपए। ग्राम विकास के लिए सरकार ने काफी धन की व्यवस्था की है। पंचायती राज यानी कि स्वच्छ, उसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़ रुपए। कृषि में उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र का विकास दर जो है 5.5% के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने 5.1% लक्ष्य। नई योजनाएं कुछ शुरू की गई हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। पहला है राज्य कृषि विकास योजना,
दूसरा है विश्व बैंक सहायतिक यूपी एग्रीज योजना तथा प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्रामीण पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना है। 3 योजनाएं नई सरकार ने शुरू की हैं। इन योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है 50 करोड़ रुपए की। गन्ना विकास और चीनी उद्योग के लिए क्या है? अपने लक्ष्य को बढ़ाने की बात की गई है, गन्ना के उत्पादन की बात की गई, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की भी बात की गई है। अब हम आ जाते हैं दुग्ध विकास पर। दुग्ध संघ के सुदृढ़ीकरण और पुनर्जीवित करने के लिए 106 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, जो कि एक महत्वपूर्ण योजना है, 74 करोड़ रुपए इसके लिए भी प्रस्तावित की गए हैं। पशुपालन, मत्स्य संपदा योजना, जो कि 2020 से 2025 तक संचालित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क निर्माण की योजना 190 करोड़, नई योजना है एक्वा पार्क निर्माण करने की, 190 करोड़ रुपए इसके लिए व्यवस्थित की गई है। खाद्य और रसद के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 23-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं। एक डेटा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग के लिए पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में 1000 एकड़ क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। पार्क की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है? तो उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 8 डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास के लिए उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति लाई गई थी 2021 में। इसके अंतर्गत 8 डेटा सेंटर स्थापित करने की बात कही गई थी और लक्ष्य रखा गया है, और इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की धनराशि भी आवंटित की गई है। अब हम आ जाते हैं शिक्षा में क्या किया है गवर्नमेंट ने। तो ऑपरेशन कायाकल्प 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए ऑपरेशन कायाकल्प के लिए रखा है। 2023-24 में 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कराई जा रही है। ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की जो स्थापना कराई जा रही है, उसके लिए 300 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किया है। हायर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा की, तो मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 51.20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। तो 2 नए विश्वविद्यालय सरकार स्थापित कर रही है, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद और मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय। खेल की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर लखनऊ में स्थापित की गई है। यह एक फैक्ट है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर लखनऊ में स्थापित की गई है। संस्कृति की बात करें, कल्चर की बात करें तो महाकुंभ 2025 में आयोजित होना है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। विभिन्न कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर में स्थापित किया जा रहा है। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर। जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत केंद्र चित्रकूट में स्थापित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में प्रस्तावित है।
पर्यटन की बात करें तो उत्तर प्रदेश पर्यटन को लेकर काफ़ी कार्य कर रहा है, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय पर्यटक आए हैं उनकी संख्या 2023-24 के डेटा से है। 2023 में यह 37,77,00,000 और विदेशी पर्यटकों की संख्या है 13,43,000। आध्यात्मिक पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली को नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है। एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, नाथ कॉरिडोर, जिसमें अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली को जोड़ने की योजना है सरकार की। वन और पर्यावरण के लिए हरितमा वृद्धि हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत वनावरण और वृक्षावरण प्रदेश है, तो वह 9.23% है। वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 15% किया जाएगा। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर 1500 एकड़ क्षेत्र में एरो सिटी विकसित की जाएगी। इसमें 7 स्टार होटल, पार्क, विश्वविद्यालय, कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। लखनऊ में स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए। कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया सरकार ने। न्याय जुडिशरी के लिए प्रयागराज में निर्माणाधीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की है सरकार ने। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। श्रम की बात करें तो संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना, नई योजना एक सरकार ने शुरू की है। संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना एक इसके लिए है, संत रविदास शिक्षा जो सहायता है यह मेधावी छात्र को पुरस्कार योजना के लिए किया गया है, मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत करने के लिए। अटल आवासीय विद्यालय, पता ही है कि 16 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा चुका है अब तक। राजकोषीय सेवाओं की बात करें तो राज्य वस्तु और सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,56,981 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। 1,56,000 कर जो है जीएसटी से राज्य सरकार इकट्ठा करने की सोच रही है। आबकारी शुल्क से 58,360 करोड़ रुपए, स्टाम्प और पंजीयन से 35,651, वाहन से 12,504 करोड़ रुपए। अब हम आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है उसमें विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान है, तो 2022-23 के डेटा के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र जो है यानी प्राइमरी यानी कृषि का क्षेत्र जो है वह 23.78% हिस्सा रखता है जीडीपी में। उत्तर प्रदेश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र रखता है 29.66% और सेवा क्षेत्र रखता है 46.55%। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिला है। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जीआई टैग जो है उत्तर प्रदेश में मिला है कुछ वस्तुओं को, जिसमें से हनुमानगढ़ी का जो लड्डू है उसे जीआई टैग मिला है। समृद्ध गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल 1 जनवरी 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में पहले नंबर का समृद्ध गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार बना हुआ है।
देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज, सर्वाधिक सूक्ष्म और लघु उद्योग वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देश में कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य का 65% योगदान है। भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। फूड बास्केट के रूप में पहचान, दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला और एथेनॉल उत्पादन में देश में अग्रणी है उत्तर प्रदेश। राज्य में देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तथा 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क। एसोचैम द्वारा राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट में स्वर्ण पदक दिया गया है। भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है। इस तरह से उत्तर प्रदेश के बजट की सारी बातें हुई। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।